हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। आज हम बज़ाहिर तो 3 सेपरेट हेडलाइंस को डिस्कस कर रहे हैं, बट वो सारी एक ही रीजन में हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हमारे इर्द-गिर्द, हमारे नेबरहुड में हो रही हैं और सबसे बढ़ के साउथ एशिया में हो रही हैं। इसलिए इनको इंटीग्रेटेड वे में देखने की ज़रूरत है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते या यूँ नहीं समझ सकते कि ये एक ऐसा न्यूज़ इवेंट है, जो सिर्फ़ आज हमारे सामने स्क्रीन्स पे आया है और कल ये मौजूद नहीं होगा। इन अ स्पैन ऑफ जस्ट अ फ्यू वीक्स एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स और डेवलपमेंट्स जो हमारे सामने आ रही हैं, अगर उनको इकट्ठा करके देखा जाए तो वो पाकिस्तान का जो इस वक्त का एक स्टांस है, एक नैरेटिव है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी क्यों है, फ्रॉम अफगानिस्तान रोल इन द मिलिटेंसी, या आप 4 डे मिलिट्री क्राइसिस इंडिया के साथ ले लें 2025 में, या इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें। ये सब न्यूज़ इवेंट्स उसको बैक करते हैं, हाँ, पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग नैरेटिव को, क्योंकि 2021 में जब यूएस इवैक्यूएशन हुई है अफ़गानिस्तान से, उसके बाद जो 10 टाइम्स बल्कि 130 टाइम्स यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं यहाँ पर टेररिज्म जो बढ़ा है, वो डायरेक्टली अफ़गानिस्तान की तरफ इशारा करता है। तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, ये इस स्टांस को एक लीगल कवर दे रही हैं। एट द सेम टाइम बांग्लादेश एक की साउथ एशियन स्टेट है और इसकी ज्योग्राफी भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी हम डिस्कस करेंगे, और इस वक्त वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उसको भी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ एन इंडियन बैक्ड गवर्नमेंट ओवर देयर, बिकॉज वो ट्रांजिशन में है, तो वहाँ जो कुछ हो रहा है वो डायरेक्टली इस रीजन की जितनी भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ऑल दीज इवेंट्स इन अ डिस्कनेक्टेड वे, इसको एक इंटीग्रेटेड पिक्चर के तौर पे देखते हैं कि अक्रॉस साउथ एशिया हो क्या रहा है। लेट्स लुक एट अफगानिस्तान फर्स्ट, हमारा वेस्टर्न प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान का। रीजन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट यूएन सेज अबाउट अफगानिस्तान व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है ऑन अफगानिस्तान, जिसने जो ट्रांस नेशनल टेररिस्ट ग्रुप अफ़गान टेरिटरी पे मौजूद हैं और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत जिसे कहते हैं तशवीश का, उन्होंने कंसर्न का इज़हार किया है। ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक रेगुलर फीचर नज़र आता है, एक पैटर्न नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान रिमेन्स, ये डॉन की स्टोरी है कि अफ़गानिस्तान रिमेन्स अ स्टेजिंग ग्राउंड फॉर सम ऑफ द मोस्ट लीथल टेररिस्ट आउटफिट्स in the world. Pakistan, which has been a victim of the TTP based in Afghanistan, has known this painful reality for years. इस रिपोर्ट के मुताबिक 20 इंटरनेशनल और रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें आईएसके भी शामिल है, अल-कायदा भी शामिल है, टीटीपी भी है और ईटीआईएम भी है। याद रखिए कि ये रिपोर्ट सिर्फ इंडोर्स कर रही है सिक्योरिटी काउंसिल की सारी प्रीवियस रिपोर्ट्स को। इसके अलावा जो सिगर की भी हर 6 मंथ्स के बाद एक रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक भी ये चीज़ें बार बार कंफर्म हो रही हैं। सो व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस, जब हम एनालिसिस के एंड में पहुंचेंगे तो वहाँ जो हम क्वेश्चंस रेज करेंगे उसको जहन में रखिएगा कि डिस्पाइट सच वार्निंग्स, वरना तो कहीं एक रैंडम शूटिंग होती है तो पूरा इंटरनेशनल जो एक डायस्पोरा होता है वो हरकत में आ जाता है इन अ कनेक्टेड वे कि हम इस चीज़ के खिलाफ जो है वो कलेक्टिव वे में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ईयू और वेस्ट हमें इकट्ठा नज़र आया जब 9/11 हुआ और नेटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ने मिल के इसको थ्रेट समझते हुए इसको कॉम्बैट किया। तो आज जब रिपीटेडली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसके ऊपर एक कलेक्टिव एक्शन और मेजर हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा है, ये सवाल ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा सिवाय आईएसके के, ये रिपोर्ट कह रही है कि इन सब ग्रुप्स के अफ़गान तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। Importantly, the report says that Taliban's claim that no militant groups are based on their soil are not credible. हमारे लिए तो ये मसला, ये इंफॉर्मेशन कोई नई नहीं है, बट कमिंग फ्रॉम यूएन द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन। इसके अलावा द डिटेल्स मेंशन इन द यूएन रिपोर्ट shatter any illusion that Taliban run Afghanistan poses no threat to its neighbors.
बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जस्ट एज इट यूज्ड टू बी बिफोर द यूएस लेड इन्वेजन, अफगानिस्तान हैज़ बिकम अ सेफ हेवन फॉर एक्सट्रीमली डेंजरस एंड वायलेंट मिलिटेंट आउटफिट्स दैट थ्रेटन्स द रीजन एंड द वर्ल्ड। साथ साथ इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि ये जो फैक्ट है या ये जो बात है जो बार बार डिस्कस होती है कि तालिबान के भी डिफरेंट फैक्शंस हैं और कुछ डिफरेंट ख्यालात रखते हैं और कुछ अपनी पुरानी सोच के साथ ही आगे चल रहे हैं। उसके बावजूद टीटीपी के ऊपर तकरीबन सबके ख्यालात एक जैसे ही हैं और काबुल के जो रूलर्स हैं वो इस ग्रुप के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हैं। सो इन अदर वर्ड्स इफ आई इंटरप्रेट दिस, तो अगर कोई फ़र्क पाया भी जाता है तालिबान के डिफरेंट फैक्शंस में, कंधारी हैं, हक्कानीज़ हैं, जो भी हैं, तो वो कम से कम कलेक्टिवली इस बात पे तो आमादा हैं कि हमने मिल के टीटीपी के साथ लड़ना नहीं है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि दे लैक द एबिलिटी। एबिलिटी की कमी कैसे हो सकती है जब वो आपके ही फुट सोल्जर्स थे और आप उनके साथ मिल के यूएस और नेटो के खिलाफ लड़ते रहे हैं बकौल आपके, और अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते तो उसको एबिलिटी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। डेफिनेटली उनको ये पता है कि ये हमारे फुट सोल्जर्स रह चुके हैं, ये हमारी सारी स्ट्रैटेजीज, हमारी वीकनेसेस इस एरिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर हमने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हमारी ही गवर्नमेंट ख़त्म कर देंगे ये लोग। सो बेसिकली हैंड्स इन ग्लव्स, और ये जो मैटर है इसको इससे हट के सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा तालिबान फैक्शन क्या सोचता है, क्योंकि हम यही गलती पहले कर चुके हैं गुड तालिबान बैड तालिबान की शक्ल में। अब अगर हमने ये सोचना है, और बाय द वे मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट के एंड में भी ये बात कही गई है, हाँ जी बिल्कुल, ये एनालिसिस में लिखा हुआ है कि इन सच अ सिचुएशन परहैप्स द लीस्ट बैड ऑप्शन, यानी कि हमें जैसे कहते हैं ना बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में जाना पड़ेगा क्योंकि थिंग्स आर नॉट आइडियल विद तालिबान। तो वो ये हो सकता है कि जो रिलेटिवली मॉडरेट एलिमेंट्स हैं विद इन द तालिबान सेटअप, उनके साथ मिलके इन टेररिस्ट को रोका जाए और अफ़गानिस्तान के जो नेबर्स हैं वो कलेक्टिवली उनके साथ बात करें। तो माय क्वेश्चन इज़ कि जो रिलेटिवली मॉडरेट होंगे, क्या उनमें ये एबिलिटी होगी कि वो टीटीपी के खिलाफ खड़े हो सकें? दिस इज़ प्योर मिलिटेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट। हम प्रॉक्सीज़ की बात कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट में अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले करने के बाद फिर दूसरे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। कभी वो उसको आइडियोलॉजी का नाम देते हैं, अब आके वो पावर स्ट्रगल में भी कन्वर्ट हो गई है बिकॉज़ तालिबान के लिए दिस इज़ पावर स्ट्रगल। वो क्यों नहीं टीटीपी के ऊपर हमला करना चाहते? बिकॉज़ दे नो उनके ऊपर हमला करने या उनको रोकने का मकसद ये होगा कि उनको अपने खिलाफ कर लें, अपनी गवर्नमेंट, अपनी गवर्नेंस के खिलाफ कर लें। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। यूएन की ये रिपोर्ट यकीनन रीइंफोर्स कर रही है वही सारी बातें जो पाकिस्तान मुस्तकिल कह रहा है और पाकिस्तान ने सब कुछ करके भी देख लिया है। सो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इट इज़ हार्ड टू से, बट एटलीस्ट इट रीइंडोर्सेस द फैक्ट कि द प्रॉब्लम विद अफ़गानिस्तान टुडे इज़ नॉट जस्ट इंस्टेबिलिटी, बल्कि वहाँ पर जो मल्टीपल आर्म्ड फैक्शंस मौजूद हैं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मिडल ईस्ट का भी सारा जो स्पिल ओवर है वो वहाँ पे आया है, जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो आईएसके समेत वहाँ आके पनाह ले रहे हैं और उनकी लॉयल्टीज़ अटैच्ड हैं ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ। तो वो जब वहाँ पे इतने फर्टाइल लैंड में इतने कंफर्टेबल रह रहे हैं, तो अनलेस के वहाँ के अपने लोग उन्हें डिसोन ना करें, वो क्यों वहाँ से निकलेंगे? दिस इज़ व्हाई आई सेड कि ग्लोबल पावर्स जो हैं वो जब यहाँ से डिसएंगेज हुई हैं, तो उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बनती है कि वो यहाँ पर दोबारा से कोई सिक्योरिटी मेजर्स लें। बट द बिगर क्वेश्चन इज़ कि क्या ये इंस्टेबिलिटी उनको सूट करती है? क्योंकि जितने भी रीजनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स हैं उसमें वो मुल्क मौजूद हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, जैसे चाइना, उसकी यहाँ पर इंगेजमेंट है, यहाँ पर कोऑपरेशन है, उसके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उसे फ़र्क पड़ता है। रशिया इंगेज करना चाहता है, उसे फ़र्क पड़ता है। ईरान को फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है। यूएस को शायद फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर कल को कोई अफ़गान शहरी दोबारा से अटैक करता है यूएस में, जिस तरह एक दफ़ा वॉशिंगटन में हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूएस करेगा वो ये नहीं होगा कि वो यहाँ पर एक दफ़ा फिर काउंटर टेररिज्म के लिए आके बैठ जाए। वो प्रेफर करेगा कि वो उस कलेक्टिव फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाए जो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए इस रीजन में बनाना चाहता है, जिसमें चाइना भी शामिल हों, जिसमें रशिया भी शामिल हों। बट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्या इतना बड़ा फ्रेमवर्क काउंटर टेररिज्म का बन सकता है जिसमें राइवल्स एक दूसरे के साथ बैठ के
अच्छी नीयत के साथ अफ़गानिस्तान से टेररिज़्म को ख़त्म करने की कोशिश करें, इन माय ओपिनियन अ वेरी अनकम्फर्टेबल ट्रूथ इज़ कि ये मुमकिन नहीं होगा। सो इन द टाइम्स टू कम ये जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, ये अनकम्फर्टेबल ही रहेगा। हमें खुद सोचना है कि हमने इससे डील कैसे करना है। सो मूविंग ऑन टू बांग्लादेश, अगेन जिस तरह अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी साउथ एशिया से जुड़ी हुई है, बांग्लादेश की भी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो साउथ एशिया से और यहाँ की जितनी भी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। फ्रॉम पॉलिटिकल अनरेस्ट टू स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी, बांग्लादेश हमेशा ऐसे डिस्कस होते आया है जिस तरह कोई एक आइसोलेशन में मुल्क होता है और वहाँ पे कुछ हो रहा है। हालांकि उसकी जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टोरी है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है वहाँ पे जो इलेक्शंस की बात हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यूथ की जो फ्रस्ट्रेशन है, उनके डोमेस्टिक इश्यूज का डायरेक्ट ताल्लुक जो वहाँ पर हसीना वाजिद मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस और वे ऑफ गवर्नेंस से था। अब वो क्योंकि वहाँ नहीं है, तो जो ज्योग्राफी है वो बांग्लादेश को एक स्ट्रेटेजिक इशू बनाती है, इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। बांग्लादेश की अगर आप ज्योग्राफी समझें, अगर साउथ एशिया एक बॉडी है, तो बे ऑफ बंगाल बिल्कुल उसका फ्रंट है, इट इज़ ओपनिंग टू द वर्ल्ड। उसका जो मैरीटाइम या उसका जो बर्री कॉरिडोर है, उसमें ग्लोबल ट्रेड होती है, एनर्जी रूट्स मौजूद हैं, वहाँ पे नेवल मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी इंस्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश में होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दे आर फार बियॉन्ड जस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं इस वक्त, उनकी लाइव कवरेज है तकरीबन तमाम इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स पे। उनके जो एक एक्टिविस्ट हैं शरीफ उस्मान हादी, उनको असैसिनेट कर दिया गया है और ये जो उनकी जेन ज़ी मूवमेंट चली थी, ये उसके लीडर थे। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि वायलेंट प्रोटेस्ट्स हैव इरप्टेड इन बांग्लादेश आफ्टर द डेथ ऑफ अ प्रोमिनेंट यूथ लीडर ऑफ लास्ट ईयर्स स्टूडेंट अपराइजिंग दैट ऊस्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। 32 ईयर्स के जो शरीफ उस्मान हादी हैं, अगर ये लीड कर रहे थे पिछले साल की उस अपराइजिंग को और इनको असैसिनेट किया गया है, तो वन नीड्स टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये सिर्फ एक सिंपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रह जाती, ये स्ट्रेटेजिकली एक डिज़ाइन है जिसमें इस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि जिस तरह शेख हसीना वहाँ पर चुन चुन के लोगों को कत्ल करवा रही थीं, फांसियाँ दे रही थीं, बहुत खुल के उन्होंने बहुत वायलेंट तरीके से क्रैकडाउन किया था उन लोगों पे जो उनके खिलाफ बोलते थे। ये वही ट्रैजेक्टरी फ़ॉलो हो रही है। अगर ये वही ट्रैजेक्टरी है, तो यकीनन कोई इनर सर्कल्स और कोई बाहर का हाथ इसमें मुलव्वस है जो मिल के शायद एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उस लीडरशिप को जो प्रोबेबली इस ट्रांज़िशन में से गुज़र के फिर फाइनली इलेक्शंस के बाद बांग्लादेश का कंट्रोल सँभाल सकती है। सो इट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी और मुस्तकिल इसमें जो डेली स्टार है और जो डिफरेंट जो बांग्लादेश के अपने अखबारात हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो इंडियन हाई कमीशन है, उसके बाहर भी लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आग लगाने की कोशिश की है और इसके अलावा डज़न्स ऑफ पीपल आर गोइंग इन द बिल्डिंग्स फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर, लूटिंग हो रही है, वैंडलिज़्म हो रहा है। सो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन इसमें इंडियन हेट एलिमेंट बहुत खुल के सामने आया है। सो इफ़ यू कीप इन माइंड कि बांग्लादेश पे इस वक्त एक होल्ड ख़त्म हुआ है इंडिया का, और आप ज़हन में रखें कि बे ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजिकली कितनी इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री, तो आपको जो मैं एंड में उसका एनालिसिस करूँगी विद क्वाड एंड चाइना, उससे आपको समझ आएगा कि आइसोलेशन में वाक़यात नहीं हो रहे। नाउ लेट्स कम टू इंडिया पाकिस्तान। मिलिट्री क्राइसिस जो हमारे हुए, वो अब एक लीगल शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। एक लीगल अथॉरिटी उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही है, उसकी भी बात करते हैं जो कि यूएन से जुड़ी हुई है। जो 4 डे इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री क्राइसिस हुए 2025 में, उसने सारी इस वक्त दुनिया इस पे एग्री करती है कि वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एस्केलेशन थी बिटवीन द 2 न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड्स। पाकिस्तान ने मेंटेन किया, पाकिस्तान ने कहा कि हम वॉर नहीं चाहते, हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं पहलगाम अटैक के बाद। इंडिया ने जवाब में क्या किया? इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी पाकिस्तान के ऊपर, इंक्लूडिंग द अर्बन एरियाज, हमारे शहरों तक ड्रोन्स उन्होंने भेजे, जिससे एस्केलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। Now, what is new is that this confrontation has entered a legal and normative arena. Why I say this? Because यूएन के स्पेशल rapporteur जो हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कंसर्न्स उठाए हैं कि जो यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन था,
जो सिविलियन प्रोटेक्शन का मैटर था पाकिस्तान में और कंप्लायंस विद द यूएन चार्टर है, इंडिया ने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया, यानी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। एक फॉर्मल क्वेश्चनेयर भेजा गया है इंडिया को, जिसमें इन सारे सवालों की क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, लीगल जस्टिफिकेशन और एविडेंस मांगी गई है कि पाकिस्तान ने तो चलें उस वक्त आपसे एविडेंस मांगी, आपने कहा कि कोई एविडेंस की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा तो बहुत पुराना नैरेटिव है कि ये जो पाकिस्तान है ये तो टेररिज्म हार्बर करता है, सो यहाँ पे अटैक पाकिस्तानियों ने ही किया है, यू नो ऑल द स्टोरी। लेकिन अब इसके ऊपर एविडेंस यूएन ने तलब कर ली है। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ इसी तरीके से डिसरप्ट होता रहा। अर्बन एरियाज में दो न्यूक्लियर स्टेट्स में अगर इसी तरह आप अटैक करते रहे, ये प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है और उस पर किसी ने आपसे कुछ ना पूछा तो दिस इज गोइंग टू एस्केलेट इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि इंडिया बिल्कुल वही प्रेसिडेंट फॉलो कर रहा है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर एंड पाकिस्तान जो इज़राइल फ़लस्तीन में कर रहा है। सो बहरहाल दिस इज़ अ गुड एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो कम से कम एविडेंस तो मांग रही हैं, वो कम से कम ये बात तो कर रही हैं ताकि जो फॉल्स फ्लैग्स का सिलसिला है ये बार बार रिपीट ना हो। हाउएवर इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि ये रुकेगा। इसी तरह इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो डिस्प्यूट है वो भी इंटरनेशनली लीगल फोकस में आया है। यूएन लिंक्ड एक्सपर्ट्स और आर्बिट्रल मैकेनिज्म जो है उसने ये रिट्रेट किया है कि ये इस तरह की जो ट्रीटीज़ होती हैं इंडस वाटर ट्रीटीज़ जैसी, वो मिलियंस ऑफ लाइव्स को इफ़ेक्ट करती हैं और आप उनको सिंपली ये कह के कि वी आर होल्डिंग इट इन अबेयंस आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते यूनिलैटरली, यानी ऑन योर ओन, खुद ही अकेले आप ये फैसला नहीं कर सकते। सो ये शिफ्ट करता है इंडिया पाकिस्तान का जो आपस का नैरेटिव है फ्रॉम प्योर नेशनलिज्म टू इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी। जो एरियल वॉरफेयर हुआ उसमें रियलिटी जो हमारे सामने आई, जो पब्लिक फियर जनरेट हुआ, उससे एक और लेयर यूएन का कहना है क्रिएट हुई जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्राइसिस में आपने देखा किस तरह ड्रोन्स और एरियल स्ट्राइक्स हमारे अर्बन एरियाज में हुई, उस पे जो मसाजिद पे हमले हुए, यूएन की इस रिपोर्ट में उन क्वेश्चंस में उनका भी जिक्र है, जिसको ये लोग कह रहे थे कि ये टेररिस्ट कैंप्स हैं। सो ये आई थिंक दिस इज़ अ बिग डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने जब ये कहा था कि ये तो सिंपल मसाजिद थी और यहाँ पे कोई कैंप्स मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त इंडिया इसको मानने को तैयार नहीं था। और अभी भी अगर तो जिस तरह नेतन्याहू के लिए वारंट्स जारी हों या जो कुछ भी हो, इज़राइल इस काबिल ही नहीं समझता यूएन को कि वो उसका जवाब दे। और अभी जो रीसेंट हम देख रहे हैं कि बहुत करीब आ रहे हैं इज़राइल और इंडिया, अगर इंडिया भी ऐसे ही बिहेव करता है, कोई एविडेंस नहीं देता, पुराने नैरेटिव को सिर्फ हार्प करता रहता है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ टिपिकली बिहेविंग लाइक इज़राइल व्हिच इज़ अ ग्रेटर थ्रेट, कि इसका मतलब है कि फिर तो हमें बिल्कुल ही अपने गार्ड्स हमेशा अप ही रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये किसी भी वक्त कोई भी फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं। कई क्लेम्स भी इमर्ज किए हैं रिगार्डिंग जो एयरक्राफ्ट्स जो इंडियन राफेल्स हमने गिराए थे उसके हवाले से सीरियल नंबर्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं इन ओपन सोर्स फोरम्स। कोई उसे डिस्प्यूट कर रहा है, कोई डिनाई कर रहा है। बहरहाल आप सीरियल नंबर्स को तो शायद डिनाई कर सकते हो, लेकिन इन द एज ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड डिजिटल फोरेंसिक्स, नैरेटिव्स जो हैं वो रियल टाइम में चैलेंज हो जाते हैं। सो इस वक्त पूरी दुनिया इस बात पे अग्रीड है कि उनके राफेल गिरे, उनके अपने डिफेंस चीफ, उनके अपने लोग मान चुके हैं, उनके अपने पार्लियामेंट में इस बात को माना गया है। मोदी गवर्नमेंट क्यों खामोश है, वी ऑल नो इट। नाउ लेट्स लुक एट द वाइडर जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेम, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं, आप इनको आइसोलेशन में ना देखें। यूएस, क्वाड और ग्लोबल एक्टर्स, इन सबको अगर आप देखें तो जब अफ़गानिस्तान इस तरह की इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है जिसको यूएन मान रहा है, बांग्लादेश में जो डिस्टेबलाइजेशन है वो एक ऐसे मुल्क में हो रही है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम चोक पॉइंट मौजूद है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स जो हैं वो लीगल स्क्रूटनी या यूएन तक पहुँच गई हैं, तो साउथ एशिया इस वक्त एक डायरेक्ट रेलेवेंस रखता है टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ग्लोबली, क्योंकि एशिया पैसिफिक है ये, रिमेंबर दिस। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स व्यूज द बे ऑफ बंगाल एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ इट्स एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी, जिसमें वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना चाहता है फ्रॉम मिडल ईस्ट टू ईस्ट एशिया। क्वाड को देखें तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया,
और उनका फ़ोकस क्या है, मैं इस पे बहुत डिटेल में वी लॉ कर चुकी हूँ कि मैरीटाइम स्टेबिलिटी उनके हाथ में होनी चाहिए अक्रॉस द इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक। जो डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश और ईस्टर्न इंडिया में हो रही हैं, उसको अगर आप ज़हन में रखें, क्वाड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं। Definitely, there is a foreign hand involved in whatever is happening in Bangladesh. At the same time, institutions like the UN, EU, जो रीजनल पावर्स हैं लाइक चाइना, ये सब साउथ एशियन क्राइसिस से इफ़ेक्ट होती हैं, बाय चॉइस नहीं, बाय कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि ये यहाँ मौजूद है, इस रीजन का हिस्सा है। सो ये जो कुछ हो रहा है, इट इज़ नॉट अबाउट अ कोलैप्स इन वन कंट्री, crisis in one country, militancy in one country. It is about the recalibration in the region. और इसको यकीनन रिकैलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। ये नेचुरल नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। वो जो सारा आर्ग्यूमेंट था कि किस तरह ये एशियन सेंचुरी है और इस वक्त जो सोल फोकस ऑफ यूएस है वो एशिया पे है, तो साउथ एशिया इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस सिस्टम जहाँ पर सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, लॉ, ज्योग्राफी सब कुछ एक वैंटेज पॉइंट पे आके मिलता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सेपरेट स्टोरीज नहीं हैं। They are interconnected variables in a single regional equation. इस इक्वेशन को, इस रीजन में जो इक्वेशन है उसको रीड करने की कोशिश करें, और जब मल्टीपल फॉल्ट लाइंस एकदम से एक्टिवेट हों तो फिर क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं और दुनिया को तवज्जो भी देनी पड़ती है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एरिया की इंस्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा है? ये वो एक क्वेश्चन है। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास मौजूद है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। लिथियम तक एक्सेस, अफ़गानिस्तान में बेसिस रखने की ख्वाहिश हो, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी हो, बांग्लादेश को कंट्रोल में रखना हो, इंडिया सेंट्रिक गवर्नमेंट वहाँ पे लानी हो, ये सब किसको फ़ेवर करता है? यकीनन ये क्वाड को फ़ेवर करता है। ये एशिया पैसिफिक की जो लेयर है उसमें जो ग्रेटर प्लान है टुवर्ड्स चाइना, ये उसको फेवर करता है। अगर किसी के प्रोजेक्ट्स बीआरआई जैसे, सीपेक जैसे, पोर्ट्स तक एक्सेस साउथ एशिया में रुकेगी और डिस्टर्ब होगी तो वो चाइना की होगी। अगर यूएस कहता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है इन पाकिस्तान, इन बलूचिस्तान, तो फिर अगर वो सीरियस हैं अपने इस क्लेम में, तो उनको यहाँ पे स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करना चाहिए। और अगर वो कोई रोल प्ले नहीं करते, तो इट सिंपली मीन्स कि वो सब शायद सिर्फ़ एक फ़साड है, सिर्फ़ एक सेलिंग पॉइंट है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को ल्योर इन किया जा रहा है इनटू समथिंग बिगर। लेकिन यहाँ पर पीस है या नहीं है, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लुकिंग एट दिस पिक्चर, जो मैंने एक बिगर पिक्चर आपके सामने एक कनेक्टेड वे में रखने की कोशिश की है, आस्क मोर क्वेश्चंस कि हु बेनिफिट्स मोर फ्रॉम दिस इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया? सी यू नेक्स्ट टाइम।